सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? सो पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ सर्किट which is used to measure the EMF of the cell, internal resistance of the cell and exact potential difference between the two points. इन सभी चीज़ों को हम बाय वोल्टीमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं। क्या हम वोल्टीमीटर से EMF मेज़र नहीं कर सकते? यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेल है और उसका हम EMF मेज़र करना चाहते हैं, तो हम एक वोल्टीमीटर लेकर आए और उसके साथ हमने एक वोल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो क्या ये EMF मेज़र कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे ही हम वोल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब करंट फ्लो होगा तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज EMF? EMF इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्योंकि एक सेल के साथ हमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस फ्री मिलता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सेल इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। यदि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड EMF। तो हम क्या चाहते हैं कि सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो ना हो ताकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो। ठीक है, मगर जैसे ही हम वोल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इस सर्किट में करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। तो हम वोल्टीमीटर से किसी भी सेल का EMF फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का और इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल मेजर करूं। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होना चाहिए? V = I × R। सो I is 1, R is 5, द पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। तो मुझे क्या लगता है कि यदि मैं यहाँ पर एक वोल्टीमीटर कनेक्ट करूंगा तो ये वोल्टीमीटर मुझे कितनी रीडिंग देगा? 5 वोल्ट। मगर होता क्या है, क्योंकि ये भी इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो अब 1 एम्पियर करंट को फ्लो होने के लिए यहाँ से 2 रास्ते मिल गए। ठीक है, तो हो सकता है कि 1 एम्पियर में से थोड़ा करंट इसमें फ्लो हो जाए। हम मान लेते हैं इसमें से कितना करंट फ्लो हो गया? 0.1 एम्पियर। तो इसमें से कितना जाएगा? 0.9, तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया? सो V = 0.9 मल्टीप्लाई विथ 5, दैट मीन्स 4.5 वोल्ट। तो वोल्टीमीटर हमें रीडिंग कितनी दे रहा है? 4.5 वोल्ट, जबकि हमें क्या उम्मीद थी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 5 वोल्ट। वोल्टीमीटर क्या करता है? कुछ एनर्जी का यूज करता है, इसलिए कभी भी वो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेजर कर पाता। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। अब हम पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखो, ऐसा कुछ समझिए कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट। अब मेरे पास एक सेल है जिसका मुझे EMF फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस सेल को इस सर्किट में लगाऊंगा और यहाँ पे लगाऊंगा एक गैल्वेनोमीटर। ठीक, या करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यदि करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब 100% है कि ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इस सेल का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, फिर से एक बात, यदि मान लीजिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब यह है कि इस सेल का EMF इसके EMF से ज़्यादा है, तो ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर करंट की वैल्यू है 0, इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल का EMF भी कितना है? 10 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। उस सर्किट क्लोज होने के बाद भी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया? एक अननोन सेल, एक सेल का EMF हमने फाइंड कर लिया। देखो, सेल क्लोज है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा। तो जो अब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? EMF मिलेगा। सभी को समझ में आया? यदि करंट फ्लो होता तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता। अब यहाँ पे सर्किट क्लोज भी है
मगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ईएमएफ मिल रहा है। यदि हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर बहुत हद तक मीटर ब्रिज जैसा ही है। इसमें दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है, एक बैटरी होती है जिसे हम बोलते हैं ड्राइवर सेल, ठीक है। एक रियोस्टेट मींस वेरिएबल रजिस्टर जो इसमें करंट की वैल्यू को कंट्रोल करेगी, अलॉन्ग विद द की, ठीक है। इसमें भी एक वायर होता है ए बी, किसका होना चाहिए, ऐसे मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड कम से कम करे। तो हम किसका लेते हैं, या तो हम लेते हैं मैग्नीन का या कांस्टेंटन का, ठीक है। तो प्राइमरी सर्किट में क्या लगा हुआ है, ड्राइवर सेल, रियोस्टेट मींस वेरिएबल रजिस्टर अलॉन्ग विथ की एंड वायर ए बी, ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में हमें जिस भी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसे हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंडरी सर्किट में अलॉन्ग विथ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो वायर है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला तो ऐसे वायर यूज करना है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करे। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, पूरे वायर का एरिया सेम होना चाहिए। थर्ड, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा हम एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर होता है ना, इसमें कई सारे वायर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रही है पोटेंशियोमीटर की, इसमें देखिए कई सारे वायर दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ये वायर होगा उतना ज़्यादा हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस सेल का ईएमएफ। हमें क्या फाइंड करना है, इस सेल का ईएमएफ। तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए इस सेल का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 10 और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि यदि हम ए से बी की तरफ आगे बढ़े तो पोटेंशियल क्या लगातार कम होता जाएगा। हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हमें इस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमने इस जॉकी को उठाकर सबसे पहले यहाँ पे लगाया, इस पॉइंट पे लगाया, ठीक है। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, इसका है 10, इसका है 9, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट, ठीक है। अभी हमें इस सेल का ईएमएफ नहीं मालूम है, हमने देखा कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल का जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट से ज़्यादा है, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस जॉकी को यहाँ से हटाकर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर 10 और इस पॉइंट का कितना है 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6। अब हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल का ईएमएफ 6 वोल्ट से कम है। इस तरीके से हम करते जाएंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर हमें ऐसा लगेगा कि अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल का ईएमएफ इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। कितना है इसका मतलब इसका ईएमएफ क्या हो गया, 3 वोल्ट। ईएमएफ क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ईएमएफ, ठीक है। तो हमने एक बार सर्किट को फिर से बना दिया। हमें क्या करना है, जिस भी सेल का ईएमएफ फाइंड करना है उसे कहाँ लगाएंगे, सेकेंडरी सर्किट में। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ का, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा और ये कम होगा। तो यदि हम ए से बी की तरफ चलें तो वोल्टेज लगातार कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, द फॉल इन वोल्टेज, द फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, के वी अपॉन एल। वी अपॉन एल का मतलब क्या है, यदि इस बैटरी का पोटेंशियल वी है और इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं एल, ठीक है। तो एल लेंथ का पोटेंशियल कितना है, वी है, तो यूनिट लेंथ का पोटेंशियल क्या होगा, वी अपॉन एल। मतलब यदि हम यूनिट लेंथ आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, के कम हो जाएगा, के मीन्स वी अपॉन एल, ठीक है। तो एल लेंथ का पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल कितना है, के,
तो 2 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा 2k, तो L लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा L इंटू k। सभी लोग समझ गए। सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। यदि हम यूनिट लेंथ आगे बढ़ते हैं, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं, तो जो वोल्टेज में कम होगा, जितना वोल्टेज कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस सेल के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे रखते गए, कभी करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, कभी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ये जो डिस्टेंस कितनी है L1। ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो बैलेंस पॉइंट है हमें A से कितने डिस्टेंस पर मिला, L1 डिस्टेंस पर मिला। इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, E के बराबर है, मतलब इस सेल के EMF के बराबर है। तो यदि यूनिट लेंथ जाने में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है K, तो L1 लेंथ जाने में कितना होगा K L1, और यही क्या होगा EMF ऑफ द सेल। सभी को क्लियर हुआ ये। तो किसी भी सेल का EMF फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही हम बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो हमें क्या मिल रहा है EMF। आप कितने भी सेल ले आओ, जैसे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कंपेयर द EMF ऑफ अ 2 सेल। अब हमारे पास 2 सेल है, तो यदि हमें दोनों सेल का EMF फाइंड करना है तो हम उसे कहाँ पे लगाएंगे, सेकेंडरी सर्किट में। ठीक है, हम मान लेते हैं इस सेल का EMF E1 और इसका क्या है E2 है। पहले हम किसके लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे, E1 के लिए। हमने पहले E1 के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड किया, मान लो वो कितने डिस्टेंस पर आया L1 पर। तो इस E1 के लिए बैलेंस पॉइंट हमें कितने डिस्टेंस पर मिला, L1 पर। सो व्हाट इज E1, E1 इज इक्वल्स टू KL1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और उस गैल्वेनोमीटर को इस E2 से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस E2 के लिए बैलेंस पॉइंट मिला हमें L2 डिस्टेंस पर। सो व्हाट इज E2, E2 इज इक्वल्स टू KL2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। सो E1 E2 इज अपॉन KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसल। सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो हमने क्या कर लिया, कंपेयर ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, या हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो किसी भी सेल का यदि EMF फाइंड करना है तो हम उस सेल को सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं, बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं, जितनी भी लेंथ पर बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या आ जाएगा, EMF ऑफ द सेल। इसी सर्किट से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, EMF फाइंड करेंगे। हमारे पास एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगाया, यहाँ पर 2 कीज हैं K1 एंड K2। तो पहले हम क्या करते हैं, इस K1 को ऑन कर देते हैं, इसको ऑन करेंगे। अभी ये ऑफ है तो ये हमारा सर्किट इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस सेल के लिए हमने बैलेंस पॉइंट फाइंड किया। जब हमने मान लिया कि बैलेंस पॉइंट हमें कितनी डिस्टेंस पर मिला, L1 डिस्टेंस पर मिला। सो व्हाट इज EMF, EMF इज इक्वल्स टू KL1। व्हाट इज K, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सभी को समझ में आ रहा है, यदि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमें EMF कितना मिला, KL1 इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, इस K2 को भी ऑन कर देते हैं। यदि ये सर्किट क्लोज हो गया तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि करंट फ्लो हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अब इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब हम बैलेंस पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो अब हमें क्या मिलना चाहिए, अब हमें मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हम मान लेते हैं कि हमें बैलेंस पॉइंट मिला L2 डिस्टेंस पर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे मिला, L2 डिस्टेंस पर। सो व्हाट इज पोटेंशियल, V इक्वल्स टू K इंटू L2 इक्वेशन सेकेंड। सभी को समझ में आया। जब हमने इस सर्किट को ऑफ किया है
तब इस सेल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उस समय हमें क्या मिल रहा था, ईएमएफ। जब हमने इसको ऑन कर दिया तब इस सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, अब हमें क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला, KL2 इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो R KL1 अपॉन KL2 माइनस ऑफ 1, सो R इज इक्वल्स टू R, K से K कैंसल, सो L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर से हमने क्या फाइंड किया, फर्स्ट ईएमएफ ऑफ द सेल, सेकंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि हम एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर पाएंगे। देखो, यदि मान लो इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट और ये जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर का, तो पर सेंटीमीटर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, सो 10 अपॉन 100 इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। जैसे हम लोग जो स्केल आता है हमारा मीटर स्केल, उसमें 1 सेंटीमीटर होता है और उस 1 सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उससे हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर स्केल की बात है। यदि मैं इस वायर को 100 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा हूं तो कम से कम कितना मेजर कर पा रहा हूं, 0.1 वोल्ट। यदि मैं इस वायर को और बड़ा कर दूं, बड़ा कैसे कर देते हैं हम लोग, इस तरीके से इसको कई सारे ऐसा फोल्ड कर देते हैं और फिर इस पॉइंट को इस बी से कनेक्ट कर देते हैं। अब वायर की लेंथ ज़्यादा हो गई, हम मान लेते हैं कितनी लेंथ कर दी हम लोगों ने, 1000 सेंटीमीटर। अब हमने इस 10 वोल्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1000, तो हर एक पार्ट कितने वोल्ट का हो जाएगा, 0.01 वोल्ट। मतलब अब हम इससे कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 वोल्ट। तो जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना एक्यूरेट हम मेजर कर सकते हैं, उतनी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की ज़्यादा होती है। और वोल्टमीटर में क्या हो रहा था कि हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। यदि वोल्टमीटर है भी तो हम उससे कम से कम कितना मेजर कर पाएंगे, 1 वोल्ट, उसको भी हाफ कर देंगे तो 0.5 वोल्ट। मगर पोटेंशियोमीटर से हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.01 वोल्ट। और इस वायर को और बड़ा कर दो तो हम और ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर पाएंगे। इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सुपीरियर देन वोल्टमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि ये जो ड्राइवर सेल और ये एक्सपेरिमेंटल सेल, ठीक है, इनके पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब इस ए पॉइंट पर इसका भी पॉजिटिव, ड्राइवर सेल का पॉजिटिव और एक्सपेरिमेंटल सेल के दोनों के पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज फिर रीडिंग में चेंज हो जाएगा। सेकेंड, the EMF of a driver cell is always greater than the EMF of experimental cell। अज्यूम करें यदि इस ड्राइवर सेल का EMF 10 वोल्ट है और इसका 20 वोल्ट है, तो क्या कभी भी हमें इस वायर पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, the EMF of a driver cell is always greater than the EMF of a experimental cell, ठीक है। इन कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होता है। अब हम एक NCERT न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ड्राइवर सेल का EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम। मैं इसको EMF क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक सेल लगाया हुआ है जिसका EMF उन्होंने बोला 1.02 वोल्ट, ठीक है, और साथ में एक रेजिस्टेंस लगाया, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ताकि इसमें वो करंट को कंट्रोल कर पाए। अब उनका कहना ये है कि जब ये सेल लगा हुआ था तो हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है 67.3 सेंटीमीटर पर। यदि हम सेल को बदलकर एक दूसरे ही सेल लगाते हैं तो हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है 82.3 सेंटीमीटर पर। तो हमें इस सेल का EMF फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, हमने दो सेल के EMF को कंपेयर किया है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो जब EMF 1.02 है, तो जब EMF 1.02 था तो बैलेंस पॉइंट कितना था, 67.3 पर। और यदि बैलेंस पॉइंट 82.3 पर है तो क्या हम E की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या हम E की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो व्हाट इज E, E इक्वल्स टू 1.02 मल्टीप्लाई विथ 82.3 अपॉन 67.3। So the answer 1.247 वोल्ट।
सभी को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? एक सेल 1.02 वोल्ट, उसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी थी? 67.3। तो अब उन्होंने सेल को चेंज कर दिया और हमसे बोला है कि वो जो नया बैलेंस लेंथ आई है वो कितनी है? 82.3 है। तो हमें उस सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमने क्या किया? E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। जब ईएमएफ 1.02 वोल्ट तब बैलेंस लेंथ 67.3। यदि बैलेंस लेंथ चेंज हो गई 82.3 तो उस सेल का ईएमएफ कितना होगा? 1.247 वोल्ट। द नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 3.23। हमें एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है कि ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग विद की K1 एंड K2, ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक सेल लगा हुआ, उसका ईएमएफ हम मान लेते हैं कितना है? ई है। अब क्वेश्चन में ये है कि यदि हम इस T1 को प्रेस करते हैं, रेजिस्टेंस और ये सेल है, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी ये सर्किट में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये ओपन है। तब हमें बैलेंस लेंथ कितनी मिल रही है? 58.3 सेंटीमीटर। फिर हम इस T1 को ओपन ही रहने देते हैं और T2 को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमें बैलेंस लेंथ कितने पर मिल रही है? 68.5 सेंटीमीटर पर मिल रही है। जब ये 10 ओम सर्किट में था तो बैलेंस लेंथ इस 58.3 सेंटीमीटर, और जब इस X को सर्किट में लेकर आए, इस R को हटा दिया, तब बैलेंस लेंथ कितनी है? 68.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो अभी जब हमने इस की को K1 को ऑन कर दिया और K2 अभी क्लोज है, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। हमने क्या मान लिया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? बाय ओम्स लॉ V1 इक्वल्स टू IR1, दैट मीन्स I इज एंड रेजिस्टेंस इज 10। सो व्हाट इज V1? 10 इंटू I, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इस सर्किट को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ऑन कर देते हैं। अब कौन सा सर्किट कंप्लीट हो गया? ये वाला। हमने मान लिया इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा। तो हम मान लेते हैं द पोटेंशियल अक्रॉस X इज I इंटू एक्स, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर अभी हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ अ टू सेल। सो E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2, ठीक है। सो व्हाट इज E1 और पोटेंशियल डिफरेंस सेम थिंग। सो व्हाट इज E1? 10 इंटू I। व्हाट इज E2? X इंटू I। व्हाट इज L1? 58.3 एंड व्हाट इज L2? 68.5। सो I से I कैंसल एंड द वैल्यू ऑफ X इज 68.5 मल्टीप्लाई विथ 10, 58.3, 11.75 ओम। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स 3.24, ठीक है। हमारे पास एक सर्किट है, प्राइमरी सर्किट में क्या लगा हुआ है? 2 वोल्ट बैटरी, और सेकेंडरी जो सर्किट है भी एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ कितना बता रहे हैं वो लोग? 1.5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर दो कीज लगी हुई है K1 एंड K2। अब यदि वो K1 की को क्लोज करते हैं, ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस इस सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो उन्हें बैलेंस पॉइंट मिलता है 76.3 सेंटीमीटर पर। फिर जब उस की को भी हम क्लोज कर देते हैं, ये सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें जो बैलेंस पॉइंट मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो उस समय हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है 64.8 सेंटीमीटर पर। कहने का मतलब ये है जब ये रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट नहीं है तब हमें बैलेंस पॉइंट मिला 76.3 सेंटीमीटर पर, मगर जब हमने इसको साथ में कनेक्ट कर दिया तब हमें बैलेंस पॉइंट मिला है 64.8 सेंटीमीटर पर। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? R L1/L2 -1। तो सभी वैल्यूज मालूम है हमें। द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 9.5, L1 इज 76.3, L2 is 64.8 minus of 1 आएगी 1.68 ohm. So the internal resistance of this cell is 1.68 ohm. ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में बात किया और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक यू।